गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के बारे में बात करेंगे। सीपीसी के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बात करेंगे कि कोई भी दावा किस तरह से कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा। इसके अंदर सेक्शन 26 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इसका सबसेक्शन 1 है कि एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट प्लेंट कोर्ट में फाइल करके होगा या फिर दूसरे किसी मैनर से होगा जैसा प्रेस्क्राइब किया जाएगा। इसका सेकंड सबसेक्शन है इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स शेल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, कि कोई भी जो दावा होगा उसके साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट के अंदर जो भी फैक्ट्स होते हैं दावे के उनको ऑन ओथ प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के अंदर। तो किसी भी दावे के साथ में एफिडेविट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट समन्स एंड डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं। समन्स मतलब जब कोई भी दावा फाइल होता है कोर्ट के अंदर तो दूसरी पार्टी को उस बात का पता होना चाहिए कि कोई दावा मेरे खिलाफ़ फाइल हुआ है और उसकी हियरिंग की डेट ये रहेगी, इस कोर्ट में ये है और ये मैटर है। तो इस तरह से इसकी जो सूचना होती है वो दूसरी पार्टी को दी जाती है और ये होता है समन। समन का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है बुलाना। तो एक तरह से कोर्ट में जब कोई दावा फाइल हुआ है तो दूसरी पार्टी को कोर्ट के अंदर बुलाया जाएगा। सेक्शन 27 है समन्स टू डिफेंडेंट्स, कि डिफेंडेंट को समन, कि जब कोई सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ है उस केस में समन इशू होगा डिफेंडेंट को कि वो अपीयर हो कोर्ट के सामने और आंसर करे क्लेम को। एंड उसका जो सर्व करने का मैनर होगा वो प्रेस्क्राइब जो प्रोसीजर में है उस तरह से वो पार्टी को सर्व किया जाएगा। ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और उसमें ये टाइम पीरियड दे रखा है कि वो जो डेट रहेगी वो 30 डेज़ के विद इन रहेगी। जब इंस्टीट्यूट हुआ है सूट उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर इस तरह से रखा जाएगा डेट को कि वो डिफेंडेंट अपीयर हो सके कोर्ट के अंदर और आंसर कर सके क्लेम को। नेक्स्ट सेक्शन 28 है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट, कि जब डिफेंडेंट किसी दूसरे स्टेट में रहता है वहाँ पे सर्विस ऑफ समन की बात इसमें की गई है। इसका सबसेक्शन 1 है कि कोई भी समन है वो दूसरे स्टेट में सर्विस करने के लिए उस कोर्ट को भेजा जा सकता है और उसके जो मैनर रहेगा वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा रूल्स के द्वारा। जो उस स्टेट में रूल्स रहेंगे उस हिसाब से इसको सर्विस की जाएगी। सेकंड सबसेक्शन है इसमें कि जो कोर्ट है जिसको वो समन भेजा गया है वो उसको प्राप्त होने पर उस तरह से प्रोसेस करेगी उस समन को कि जैसा उस कोर्ट ने वो इशू किया हो, और उस प्रोसेस करने के बाद में रिटर्न करेगी समन को उस कोर्ट को जिसने वो इशू किया था समन, उस कोर्ट को उस रिकॉर्ड के साथ में कि उसको समन को सर्व कर दिया गया है उस रिकॉर्ड के साथ में, और या उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसीडिंग की अगर सर्व नहीं हो पाया या क्या प्रोसीजर रहा, उस रिकॉर्ड के साथ में पुनः उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट ने वो समन इशू किया था। थर्ड सबसेक्शन है कि जब लैंग्वेज समन की डिफरेंट है, जिस स्टेट में वो भेजा जा रहा है वहाँ की लैंग्वेज अलग है और जिस स्टेट से भेजा जा रहा है वहाँ पे लैंग्वेज अलग है, तो उस केस में ट्रांसलेशन भी भेजा जाएगा उस संबंधित कोर्ट में जो लैंग्वेज चल रही होगी उसको उस ट्रांसलेशन के साथ में समन को भेजा जाएगा। और इसका ये है कि हिंदी में रिकॉर्ड होगा। जब लैंग्वेज को इशूइंग कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है तो वो हिंदी में ट्रांसलेशन दिया जाएगा, और जब दूसरी लैंग्वेज में है उस जो जिस कोर्ट को समन भेजा जा रहा है वहाँ पे लैंग्वेज अलग है तो उस केस में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी ट्रांसलेशन भेजा जाएगा जब जो दूसरे स्टेट की लैंग्वेज है वो अलग है। मतलब इसमें ऑथेंटिक दो जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है इंडिया के अंदर उनको माना है कि चाहे कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो जहाँ पे समन भेजा जा रहा है वहाँ पे, लेकिन अगर इशूइंग कोर्ट हिंदी है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भेजेगी। अगर जो संबंधित जहाँ समन भेजा जाना है वहाँ पे इंग्लिश मतलब अदर देन हिंदी अगर लैंग्वेज चलती है तो इंग्लिश में भेजा जाएगा, और अगर आइदर और है अगर वहाँ पे हिंदी चल रही है तो वहाँ पे हिंदी में भेजा जा सकता है। एंड शेल ऑल्सो बी सेंड टुगेदर विद द रिकॉर्ड सेंड अंडर दैट सबसेक्शन,
तो उस रिकॉर्ड के साथ में उस ट्रांसलेशन को भी भेजा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 29 है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स एंड अदर प्रोसेस इशूड बाय। इसमें जो भी समन होंगे उसका फॉरेन समन अगर है सर्विस से रिलेटेड सर्विस करने के बारे में है ये कि एनी सिविल और रेवेन्यू कोड एस्टेब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड, कि कोई भी सिविल या रेवेन्यू कोड जिसको इंडिया के किसी भी पार्ट में एस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पे इस कोड के प्रोविज़न वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। या फिर बी है एनी सिविल और रेवेन्यू कोड एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई सिविल या रेवेन्यू कोड है जिसको भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है या कंटिन्यू कर रही है अगर उसके अथॉरिटी से, और लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया है वो कोड, तो ये फॉरेन समन की कैटेगरी में आएगा। और थर्ड सी दे रखा है एनी अदर सिविल और रेवेन्यू कोड आउटसाइड इंडिया टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू अप्लाई। या कोई भी दूसरी सिविल या रेवेन्यू कोड जो इंडिया के बाहर है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है ऑफिशियल गजेट में, और ये कहा है कि ये जो सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स के जो प्रोविजंस होंगे वो उन कोड्स पे अप्लाई होंगे। अगर इस तरह से नोटिफिकेशन आ गया है तो वो फॉरेन समन की तरह ही उनका ट्रीट किया जाएगा और उनका सर्विंग होगी। मे बी सेंड टू द कोर्ट्स इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। और इस केस में क्या होगा कि जो भी कोड हैं, ये कोड जिन टेरिटरीज पे अप्लाई होता है उनमें से कोई भी कोड है वहाँ पे इसको भेजा जा सकता है और उसको इसी तरह से सर्व किया जा सकता है जैसा कि उस कोर्ट ने वो इशू किए गए हैं। तो इस तरह से कोई भी संबंधित कोर्ट है वहाँ पे इसको भेजा जा सकता है और वहाँ से सर्विस ऑफ समन्स होगा। अब नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 30 है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, कि जब कोई समन होता है उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट दावे में अगर चाहिए और वो डिनाई करता है तो उस केस में पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी भी होता है। ये सेक्शन 30 में रखा है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड द कोर्ट में एट एनी टाइम आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, कि जो भी कंडीशन लिमिटेशन प्रेस्क्राइब की जाएगी उसके तहत कोर्ट किसी भी समय खुद के मोशन पे या फिर कोई पार्टी जो रिलेवेंट पार्टी है उसकी एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। ए है इसमें मेक सच ऑर्डर्स एज में बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज। तो जो संबंधित कोर्ट है वो नेसेसरी और रीजनेबल मैटर्स में जब उसको लगता है तो वहाँ पे उन ऑर्डर को डिलीवरी और इंटरोगेटरी अगर दी है तो उसके आंसरिंग के बारे में ऑर्डर कर सकती है। एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के और एंड फैक्ट्स के बारे में ऐसा ऑर्डर जारी किया जा सकता है। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, तो इन सब के बारे में भी ऐसा ऑर्डर जारी किया जा सकता है जिसमें डिस्कवरी है, इंस्पेक्शन है, प्रोडक्शन है, इम्पाउंडिंग है या रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है। इसका बी पार्ट है इशू समन्स टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड आइदर टू गिव एविडेंस, और उन पर्सन को के लिए समन इशू हो सकते हैं जिनकी अटेंडेंस गवाही देने के लिए कोर्ट में ज़रूरी है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है या और भी कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर अभी हमने मेंशन किया उनमें से किसी के लिए भी किसी पर्सन की ज़रूरत है तो वहाँ पे इस तरह के समन इशू किए जा सकते हैं। और इसका सी पार्ट है ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, और कोई भी फैक्ट एफिडेविट द्वारा कोर्ट में साबित किया जाए उसके लिए ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 31 है समन्स टू विटनेस, कि जो भी प्रोविज़न हमने ऊपर अभी डिस्कशन किए सेक्शन 27, 28, 29, ये अगर कोई एविडेंस देने के लिए आएगा तो या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अगर ऑर्डर होगा तो उसी तरीके से उनको भी समन इशू हो सकते हैं। ये सेक्शन 31 में दे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन 32 पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है उस ऑर्डर का जो समन में ऑर्डर जारी किया गया है उसका डिफ़ॉल्ट अगर कोई करता है तो उसमें प्रोविज़न है पेनल्टी का, ये सेक्शन 32 में दे रखा है।
कि द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कि कोर्ट किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल कर सकता है जिसको समन इशू किया गया है सेक्शन 30 में। और इस पर्पज़ के लिए अगर कोर्ट को लगता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना है तो वो कर सकती है। बी है अटैच एंड सेल इज़ प्रॉपर्टी, अगर उनको लगता है कि नहीं वारंट से भी नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। और अगर इम्पोज फ़ाइन, उसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़, कि 5000 रुपये तक का उसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। और डी है ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, या फिर उसको सिक्योरिटी पेश करने के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है कि वो अपीयर होगा। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उस केस में उसको सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी पेनल्टी डिफ़ॉल्ट के लिए कोर्ट द्वारा इम्पोज की जा सकती है। इसका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से जो संबंधित पार्टी है उसको कोर्ट में आने के लिए कंपेल किया जाए, चाहे वो रेस्पोंडेंट है, चाहे वो विटनेस है, या चाहे वो डिस्कवरी से संबंधित ऑर्डर है, या इंस्पेक्शन या इम्पाउंडिंग या इस तरह से संबंधित कोई भी ऑर्डर है तो उसका पालना हो सके, ताकि कोर्ट की आगे की प्रोसीजर फॉलो हो सके। इसलिए ये प्रोविज़न बनाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।